31 दिसंबर 2015 की रात, साल के आखिरी दिन की आखिरी घड़ियां हों। पंजाब का पठानकोट शहर सर्दी की चादर में लिपटा हुआ था। कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सीमा के उस पार से 6 लोग सिर्फ साल बदलने नहीं आ रहे थे, वो इतिहास बदलने आ रहे थे। उनके पास थे AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर, मोर्टार और 50 किलो से ज्यादा RDX विस्फोटक। उनका निशाना था भारतीय वायुसेना का वो बेस जहां से कश्मीर से लेकर लद्दाख तक की हवाई सुरक्षा संचालित होती है। ये कहानी है पठानकोट एयरबेस अटैक 2016 की। एक ऐसा हमला जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की नींव हिला दी और एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत की जिसने अगले कुछ महीनों में सर्जिकल स्ट्राइक की नींव रखी। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड डील, इंटेलिजेंस फेलियर और उस शख्स की जिसने इस पूरे ऑपरेशन को एक नई दिशा दी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। 31 दिसंबर 2015 की रात करीब 9 बजे पठानकोट से सटे दीनानगर इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर इकागार सिंह अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे। रास्ते में 4 लोगों ने उन्हें रोका। उन्होंने खुद को सेना का जवान बताया। भारतीय सेना की वर्दी में वो लोग इतने कन्विंसिंग लग रहे थे कि इकागार सिंह ने बिना किसी शक के उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन कुछ ही दूरी पर उन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने इकागार सिंह पर हमला कर दिया और गाड़ी हाईजैक कर ली। जब इकागार सिंह ने विरोध किया तो उन्होंने उनका गला रेत दिया। इकागार सिंह की लाश उसी रात वहां पड़ी रही। सुबह होने तक किसी को पता नहीं चला कि एक बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी है, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ देर बाद उसी इलाके में पंजाब पुलिस के ASP सलविंदर सिंह अपनी सरकारी गाड़ी में जा रहे थे। उनके साथ एक जौहरी राजेश कुमार और एक और शख्स मदन गोपाल भी थे। रास्ते में उन्हें भी उन्हीं वर्दीधारी लोगों ने रोका। SP सलविंदर सिंह ने सोचा शायद कोई रूटीन चेकिंग है, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई आम चेकिंग नहीं बल्कि जानलेवा खतरा है। आतंकियों ने उनकी गाड़ी भी हाईजैक कर ली। उन्होंने राजेश कुमार पर हमला किया, लेकिन वो किसी तरह भागने में कामयाब रहे। बाद में पूछताछ में उन्होंने बताया कि आतंकी लगातार अपने हैंडलर से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, हम अंदर घुस गए हैं, अब पीछे नहीं हटना है। SP सलविंदर सिंह किसी तरह जान बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां इस बात की सूचना दी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। पुलिस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उनके साथ मौजूद मदन गोपाल को तो पूछताछ में कई घंटों तक बैठाए रखा गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये देरी आने वाले घंटों में कितनी भारी पड़ सकती है। हाईजैक की गई SP की गाड़ी अगले दिन सुबह वायुसेना बेस से महज 500 मीटर दूर खड़ी मिली। गाड़ी के अंदर से AK-47 की मैगजीन और खून के धब्बे बरामद हुए। ये साफ था कि आतंकी उसी गाड़ी में सवार होकर अपने निशाने के करीब पहुंचे थे। अब सवाल ये था कि आखिर ये आतंकी थे कौन और कहां से आए थे। जांच में पता चला कि ये सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। उनके पास न सिर्फ भारतीय सेना की वर्दी थी, बल्कि पूरे एयरबेस का नक्शा भी था। उन्हें पता था कि कहां पर क्वार्टर हैं, कहां पर हैंगर हैं और कहां पर सबसे कीमती लड़ाकू विमान खड़े हैं। ये कोई आम हमला नहीं था। ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसे अंजाम देने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। और इस साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी अब एक शख्स के कंधों पर थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। 2 जनवरी 2016 की सुबह दिल्ली के साउथ ब्लॉक में स्थित NSA ऑफिस में अजीत डोभाल अपनी टीम के साथ बैठे थे। सुबह के 4 बज रहे थे और उनके पास अभी अभी पठानकोट से खबर आई थी कि एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। डोभाल ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उनके सामने थे रॉ चीफ, IB चीफ, एयरफोर्स के अधिकारी और NSG के कमांडो। डोभाल ने सबसे पहला सवाल पूछा, हमें कितनी पहले से जानकारी थी? ये सवाल इसलिए अहम था क्योंकि BBC समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अजीत डोभाल के पास इस हमले की पहले से खुफिया जानकारी थी। तो सवाल उठता है, जानकारी होते हुए भी हमला क्यों हो गया? रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक डोभाल ने इस ऑपरेशन की कमान NSG के हाथों में देने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत मानेसर से 150 NSG कमांडो को एयरलिफ्ट करने के आदेश दिए। लेकिन ये वो इलाका था जहां पर पहले से 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात थे। पूरे देश का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा वहां पर था। फिर डोभाल ने सेना से सिर्फ 50 से 60 जवान बैकअप के लिए क्यों मांगे? इस सवाल का जवाब खुद अजीत डोभाल ने 2 साल पहले 2014 में एक यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने भाषण में दिया था। उस भाषण में उन्होंने डिफेंसिव ऑफेंस की रणनीति समझाई थी। उन्होंने कहा था, बहुत लंबे समय तक पाकिस्तानी आतंकवाद को लेकर भारत की प्रतिक्रिया रक्षात्मक रही है। चौकीदार की तरह हम केवल खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अब हम वो भूमिका नहीं निभाएंगे। उनकी ये सोच थी, डिफेंसिव ऑफेंस यानी उस जगह जाकर हमला करो जहां से परेशानियां आ रही हैं। पठानकोट के बाद ही ये रणनीति और पुख्ता हुई, जिसका नतीजा हमने उसी साल सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा। लेकिन पठानकोट में अभी ये सब बाकी था। वहां तो 4 दिन का लंबा युद्ध शुरू होने वाला था। डोभाल ने तुरंत अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा।
एक टीम दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन को मॉनिटर करने वाली थी और दूसरी टीम पठानकोट के लिए रवाना होने वाली थी। डोभाल ने खुद दिल्ली में रहकर पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। उनके हाथ में था एक खास एन्क्रिप्टेड फोन जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय से जुड़ा था। हर 15 मिनट पर उनके पास पठानकोट से रिपोर्ट आ रही थी। लेकिन तभी एक और खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। 2 जनवरी की सुबह 3:30 बजे पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की 3.4 मीटर ऊंची सुरक्षा दीवार के पास कुछ परछाइयां दिखी। 6 भारी हथियारों से लैस आतंकी भारतीय सेना की वर्दी पहने उस दीवार को फांदने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वहां लगे यूकेलिप्टस के पेड़ का सहारा लिया। एक पेड़ को झुकाकर उन्होंने दीवार पर चढ़ने का रास्ता बनाया। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, उस रात दीवार के उस हिस्से की फ्लड लाइट्स बंद थीं। सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर तैनात नहीं था। कोई अंदर से मदद कर रहा था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। आतंकी दीवार फांदकर अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उनका पहला निशाना था एयरफोर्स के जवानों का आवासीय परिसर। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक सोते हुए मारे जाएं, लेकिन तभी तैनात सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर पूरा एयरबेस जाग गया। सायरन बजने लगे। हर तरफ भगदड़ मच गई। आतंकियों ने इस भगदड़ का फायदा उठाया और 2 हिस्सों में बंट गए। 3 आतंकी आवासीय परिसर की तरफ बढ़े और 3 सीधे हैंगर की तरफ, जहां पर लड़ाकू विमान खड़े थे। उनके पास थे मोर्टार और ग्रेनेड लॉन्चर। उनकी कोशिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा विमानों को नष्ट कर दें। लेकिन तभी एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो हरकत में आ गए। गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स है जिसे एयरबेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने तुरंत आतंकियों को घेरना शुरू किया। सुबह के 4 बज रहे थे और अंधेरे में गोलियों की चमक पूरे एयरबेस को रोशन कर रही थी। एक तरफ थे पेशेवर आतंकी जो मौत से खेलने आए थे और दूसरी तरफ थे वो जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा में जुटे थे। इसी बीच एक बड़ा धमाका हुआ। आतंकियों ने मोर्टार से फायरिंग कर दी थी। वो धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक सुना गया। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। लोग समझ गए कि कुछ बड़ा हो रहा है। सुबह के 5 बजते बजते खबर पूरे देश में फैल गई कि पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी आतंकियों को बेअसर करना। और यह चुनौती थी बेहद मुश्किल, क्योंकि एयरबेस का एरिया बहुत बड़ा था और आतंकी वहां पर छिपकर वार कर रहे थे। 2 जनवरी की सुबह 6 बजे पठानकोट एयरबेस पर मुठभेड़ जारी थी। गरुड़ कमांडो और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही थी। तभी खबर आई कि एनएसजी के कमांडो पहुंच गए हैं। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये देश के सबसे एलीट कमांडो हैं जिन्हें आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। एनएसजी की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप यूनिट मानेसर से रवाना हुई थी और अब वो पठानकोट पहुंच चुकी थी। एनएसजी कमांडो के साथ थे बम निरोधक दस्ते और स्नाइपर। उन्होंने तुरंत एयरबेस का घेराव कर लिया। अब ऑपरेशन को एक नई दिशा मिल गई थी। लेकिन यहाँ एक और समस्या थी। एयरबेस का एरिया 2000 एकड़ से ज्यादा में फैला था। उसमें सैकड़ों इमारतें थीं, बैरक, हैंगर, ऑफिस, गोदाम। आतंकी कहीं पर भी छिप सकते थे। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वहां पर हजारों लीटर ईंधन और टनों विस्फोटक पड़ा था। अगर आतंकी उस तक पहुंच गए तो तबाही का मंजर हो सकता था। एनएसजी कमांडो ने एयरबेस को सेक्टरों में बांटा। हर सेक्टर की तलाशी के लिए अलग टीम बनाई गई। साथ में डॉग स्क्वाड भी थे जो बम और छिपे आतंकियों को सूंघ सकते थे। तलाशी के दौरान कमांडो को कई जगहों पर खून के धब्बे और इस्तेमाल की गई मैगजीन मिली, लेकिन आतंकी कहीं नहीं मिले। वो शायद कहीं और छिप गए थे। दोपहर 12 बजे के करीब एक और गोलीबारी शुरू हुई। आतंकियों ने एक बैरक से फायरिंग की जहां पर सैनिक आराम कर रहे थे। एनएसजी कमांडो ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। अगले 2 घंटों तक गोलीबारी चलती रही। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, लेकिन अभी 4 और बाकी थे। शाम होते होते मुठभेड़ थम गई। अंधेरा होने के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया, क्योंकि रात में आतंकियों का पता लगाना मुश्किल था और अपने ही जवानों के बीच गोलीबारी का खतरा था। 3 जनवरी की सुबह फिर से तलाशी शुरू हुई। इस बार एनएसजी कमांडो के साथ सेना के जवान भी शामिल हो गए थे। सुबह 8 बजे के करीब एक और गोलीबारी शुरू हुई। आतंकी एक गोदाम में छिपे थे। उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। एनएसजी कमांडो ने उस गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। स्नाइपर ने ऊपर से निशाना साधा। अगले कुछ घंटों में 2 और आतंकी मारे गए। अब सिर्फ 2 आतंकी बचे थे, लेकिन ये दोनों सबसे खतरनाक थे। उनके पास थे भारी मात्रा में विस्फोटक और वो किसी भी वक्त बड़ा धमाका कर सकते थे। 4 जनवरी की सुबह ऑपरेशन को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। एनएसजी कमांडो और सेना के जवान थक चुके थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। सुबह 10 बजे के करीब आखिरी मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों आतंकी एक आवासीय इमारत में छिपे थे। उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। एनएसजी कमांडो ने पहले उस इमारत के आसपास के इलाके को खाली कराया। फिर स्नाइपर ने फायरिंग शुरू की। 1 घंटे की गोलीबारी के बाद दोनों आतंकी मारे गए। ऑपरेशन खत्म हो गया था। 4 दिन चला ये ऑपरेशन आखिरकार पूरा हुआ। 6 आतंकी मारे गए थे, लेकिन इस जंग में भारत ने भी 7 अपने वीर जवान खोए थे।
इनमें 6 सुरक्षा बलों के जवान थे और एक नागरिक इकागार सिंह, जिनकी हत्या सबसे पहले हुई थी। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। डोभाल ने भारत की खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह रिओर्गेनाइज किया। उन्होंने रॉ और आईबी के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर किया। उन्होंने तकनीकी निगरानी को और मजबूत किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अब कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं रहेगा। पठानकोट के हमले ने यह भी दिखाया कि एनएसए की भूमिका कितनी अहम है। हमले के दौरान डोभाल ने दिल्ली में बैठकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया। उनके पास हर मिनट की जानकारी थी। वो जानते थे कि कितने आतंकी मारे गए, कितने जवान शहीद हुए, कितने विस्फोटक बरामद हुए। ये लेवल की मॉनिटरिंग पहले कभी नहीं देखी गई थी। डोभाल ने यह भी सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन के दौरान मीडिया में सही जानकारी जाए। उन्होंने सरकारी प्रवक्ताओं को ब्रीफ किया और अफवाहों पर लगाम लगाई। उनकी इस एक्टिव भूमिका ने एनएसए के पद को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन जब तक हमारे पास अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकार हैं और उन जवानों जैसी बहादुरी है, तब तक कोई भी दुश्मन भारत की जमीन पर कामयाब नहीं हो सकता। ये कहानी थी पठानकोट एयरबेस अटैक 2016 की। अगली बार मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।